हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक का नाम है स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है उसी तरीके से मैंने लिखा हुआ है। इससे पहले मैंने दो डेफिनेशंस डिस्कस की थी, वेल्थ डेफिनेशन एंड मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। उसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लियोनल रॉबिन्स was not only a critic of welfare definition of economics but also gave new definition of economics which has come to come to be known as scarcity definition. उन्होंने पुरानी definitions को तो क्रिटिसाइज किया ही था और अपनी भी एक नई definition दे दी जिसको scarcity definition कहा जाता है। काफी मशहूर definition है ये। वो क्या कहते थे? According to Robbins, economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. वो कहते थे कि जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करती है, जो कि रिलेशनशिप देखती है किसके बीच में, कि हमारे जो है स्केर्स मींस, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं और उन रिसोर्सेज से जो हमने अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, मतलब जो एंड्स हैं वो अनलिमिटेड है। मतलब अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं और जिन रिसोर्सेज है उन वांट्स को पूरा करना है वो लिमिटेड है। और ऊपर से इन रिसोर्सेज के डिफरेंट यूजेस भी हैं जिससे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। वो किस तरीके से होता है वो फीचर्स में डिस्कस करते हैं। तो मैंने हेडिंग बना दी है फीचर्स ऑफ स्कार्सिटी डेफिनेशन। सबसे पहला, अनलिमिटेड वांट्स। कई बुक्स में इसको लिखा होता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, एक ही बात है। A fundamental fact of economic life is that human wants are unlimited. ये सबको पता है कि भाई ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। ह्यूमन वांट्स आर नॉट ओनली लार्ज इन नंबर बट दे टेंड टू मल्टीप्लाई ओवर अ टाइम। एक तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, ऊपर से जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता रहता है हमारी वांट्स और ज्यादा होती रहती हैं। समझ गई बात? एज वन वांट इज सेटिस्फाइड, जैसे जैसे एक वांट सेटिस्फाई होती है अनदर वांट क्रॉप्स अप। अब मुझे बाइक चाहिए, बाइक के बाद मैं कहूँगा कार चाहिए, कार के बाद मैं कहूँगा मुझे मर्सिडीज और ज़्यादा लग्ज़री चाहिए, लग्ज़री के बाद मैं कहूँगा मुझे प्राइवेट जेट चाहिए। तो ये तो मतलब कभी ख़त्म होने वाली, कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी है। In view of multiplicity of wants and the increase in their number over time, it is not possible to satisfy all wants. तो जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है, हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हमारी वांट्स कई गुना होती रहती हैं और सारी की सारी वांट्स को सेटिस्फाई करना इम्पॉसिबल सा है। However, an important fact about the human want is that all wants are not equal in all wants of फिर से बोलता हूँ। However, uh, an important fact about human wants is that all wants are not of equal intensity. They differ in their importance. Some wants are more intense than the other. Simple words में ये बोला गया है कि हमारी जितनी भी wants हैं उनकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी। कुछ wants जो हैं ज़्यादा ज़रूरी होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीमार हो जाते हो तो आपके लिए दवाई जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और जो प्ले स्टेशन या वीडियो गेम्स हैं उनकी डिमांड भी है मगर वो कम ज़रूरी है। तो जो वांट्स हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वो डिफर करती है। सिंस वांट्स आर अनलिमिटेड, वी हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन मोर इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट वांट्स। क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है, हमें चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सी वांट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी वांट्स कम इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली प्रायोरिटीज हैव टू बी लेड डाउन अमंग वेरियस वांट्स। हमें प्रायोरिटीज देनी चाहिए और देनी भी पड़ती हैं कि ये वांट्स जो है हमारी ज़रूरी हैं तो इन पे ज़्यादा फोकस किया जाए। It is because of difference in the intensity of different wants that people are able to make choice between different means. क्योंकि वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि उनकी कौन-कौन सी वांट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, पहले उन्हीं वांट्स पे फोकस किया जाता है और बाद में जो बची-खुची वांट्स हैं उनको देखा जाता है। तो इससे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी खड़ी होती है जो कि डिस्कस की जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है स्कार्स मीन्स, वो रिसोर्सेज जिनसे हमने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है वो काफ़ी लिमिटेड हैं। स्कार्स मतलब इनकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। द सेकंड फंडामेंटल फैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ इज दैट मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। वो तरीके जिनसे हमने अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है वो लिमिटेड हैं। मीन्स रेफर्स टू वेरियस प्रोडक्टिव रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एटसेट्रा which are needed to produce and procure goods needed to satisfy human wants. मीन्स में कई चीजें आ जाती हैं, लैंड आ जाता है, लेबर आ जाती है, कैपिटल आ जाती है, पैसा पूसा आ जाता है। ये सारी चीजें जिनके थ्रू हमने अपनी वांट्स को प्रोड्यूस करना है या प्रोक्योर करना है वो काफी लिमिटेड है। रिसोर्सेज आर said to be scarce in the sense that their supply of resources is limited as compared to their demand. जैसा कि मैंने पहले बोला था, स्कार्स का मतलब है कि उनकी जो सप्लाई है वो कम है रिसोर्सेज की और उनकी डिमांड काफी ज्यादा है। इट शुड बी नोटेड हेयर
that the term scarcity is used not in absolute sense but in relative sense, that is in relation to demand. जो scarcity है उसको एब्सोल्यूट सेंस में डिस्कस नहीं किया जा रहा, उसको रिलेटिव सेंस में डिस्कस किया जा रहा है कि भाई सप्लाई तो है मगर इन रिलेशन टू, किसके रिलेशन में? डिमांड के रिलेशन में सप्लाई कम है। समझ गए बात? ऑल्दो supply of resources has increased over time, yet demand for the resources always outpaced their सप्लाई। सिंपल वर्ड्स में सप्लाई तो ओवर द टाइम बढ़ती जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल खाने की फूड ग्रेन्स ओवर द टाइम इनकी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, सप्लाई बढ़ती जा रही है, मगर पॉपुलेशन तो उससे भी तेजी से बढ़ रही है, तो डिमांड उससे भी तेजी से बढ़ रही है, तो सप्लाई जो है वो डिमांड से compete नहीं कर पा रही। दस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड रह जाते हैं। इन अ व्यू ऑफ स्केर्स मीन्स ओनली अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो स्कार्स है, तो हम सिर्फ लिमिटेड अमाउंट जो क्वांटिटी है वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। एज सच गुड्स आर स्केर्स इन रिलेशन टू देयर डिमांड, तो इसी से पता लगता है कि जब हम ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो गुड्स की जो डिमांड होगी उससे सप्लाई कम ही रह जाएगी। ठीक है, सिंस द रिसोर्सेज आर स्केर्स ऑल द वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स हैं तो सारी की सारी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हम। हेंस वी हैव टू डिसाइड विच of the wants can be fully satisfied now and which one should be left unfulfilled for the time being. सिंपल वर्ड्स में हमें डिसाइड करना पड़ता है, हमें चूज करना पड़ता है कि कौन सी वांट्स हम अभी पूरा कर लें और कौन सी को पोस्टपोन कर दें, फ्यूचर के लिए छोड़ दें। This problem would not have arisen if the resources are available in unlimited quantity. ये प्रॉब्लम हमारे पास खड़ी ना होती अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते, मगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम कुछ वांट्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं, बाकी को फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स। एक और बड़ी प्रॉब्लम, जितने भी रिसोर्सेज हैं जिनसे हमने अपनी डिमांड पूरी करनी है, उनकी जो यूजेस हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब डिफरेंट यूजेस। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे आ जाते हैं, आपको पॉकेट मनी मिल जाती है। अब उस पॉकेट मनी से आप बाहर समोसे भी खा सकते हो, अपना दोस्तों के साथ पिक्चर देखने भी जा सकते हो, और अपनी कॉपीज भी खरीद सकते हो, अपने लिए मेडिसिन भी ले सकते हो, अपने लिए कपड़े भी ले सकते हो, जो चीज़ आपको पसंद है ले सकते हो। ये जो रिसोर्सेज हैं इनके अनलिमिटेड यूज है। अनलिमिटेड यूज मतलब ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस की वजह से आपको प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई कहाँ खर्चें कहाँ ना खर्चें इन रिसोर्सेज को। The third fact that Robbins' definition emphasizes is that resources can be put to alternative uses. रॉबिन्स की डेफिनेशन ने एक और जो फैक्ट सामने लेके आया कि वो जो रिसोर्सेज हैं जिनसे हमने अपनी वांट को सेटिस्फाई करना है उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्स इन प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी प्रिवेंट्स इट्स यूज फॉर अनदर यूज फॉर एनी अदर कमोडिटी। अगर हम रिसोर्स को एक चीज की प्रोडक्शन में यूज कर देते हैं तो वो दूसरी चीज की प्रोडक्शन में यूज नहीं हो पाते। समझ की बात? Therefore, इस वजह से the society has to make a decision as how to allocate the scarce resources in the production of different commodities. तो सोसाइटी को एलोकेट करना पड़ता है कि भाई कहाँ कहाँ पे हम खर्च करें और कहाँ कहाँ पे खर्च ना करें। तो जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी चीज़ें उन पे फोकस हो जाता है, उनकी प्रोडक्शन हो जाती है और बाकियों की नहीं हो पाती। ठीक है, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से भी हम डिस्कस कर सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज to the production of different commodities would not arise in case resources were of a specific use or a single use, because in case of resource can be used for production of that specific good only. सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो, उसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज के डिफरेंट यूजेस है, इसीलिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। अगर रिसोर्सेज का एक ही यूज होता तो हमें तो सोचना ही ना पड़ता कि इसको किस चीज के लिए यूज करना है, क्योंकि उसका तो सिंगल यूज है। तो जब भी किसी चीज का सिंगल यूज होता है हमें उसके बारे में चॉइस की प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं आती। हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वहीं आती है जहाँ पे रिसोर्सेज के डिफरेंट यूजेस है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है। हमें सोचना पड़ता है कि किस जगह पे इसका इस्तेमाल करें और किस जगह पे ना करें। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सिंस द रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड द ह्यूमन वांट्स आर एंडलेस, people have to make choice in allocating these resources for producing different commodities on the basis of their relative importance. क्योंकि हमें पता है कि रिसोर्सेज स्केर्स हैं और उनके डिफरेंट यूजेस हैं, जो ह्यूमन वांट्स हैं वो भी अनगिनत है, अनलिमिटेड है, तो लोगों को चॉइस करनी पड़ती है कि ये रिसोर्सेज को किन किन जगह पे इस्तेमाल करें ताकि जो उनकी जो प्रोडक्शन है वो उस हिसाब से हो सके। ह्यूमन बिहेवियर देयरफॉर इन्वॉल्व्स सम फॉर्म ऑफ चॉइस in using the scarce resources for producing different goods
in such a way so as to maximize the gains from the use of these resources, that is optimal allocation of resources. कई जगह optimum भी लिखा होता है, वो भी सही है। तो इसमें बताया गया कि ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से डील करता है। तो हमारे आगे एक चॉइस आ जाती है कि हम गिवन रिसोर्सेज को किन किन गुड्स की प्रोडक्शन में यूज करें ताकि हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर सकें। रॉबिन्स हैज डिस्क्राइब्ड दिस प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग द स्कार्स रिसोर्सेज। उन्होंने रॉबिन्स ने ये कहा है कि इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को इकोनोमाइजिंग स्कार्स रिसोर्सेज का नाम दिया है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे इकोनोमाइज कर सकते हैं, मतलब कैसे फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। द नीड फॉर चॉइस अराइजेस बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी। चॉइस क्यों खड़ी हुई? क्योंकि स्कार्सिटी है चीजों की, स्कार्सिटी ना होती तो चॉइस कभी खड़ी ना होती। इफ एवरीथिंग were available in plenty there would have been no need for choice। अगर हर एक चीज plenty में अवेलेबल होती तो चॉइस की जरूरत ही ना पड़ती। But the harsh reality of life is that all of us face problem of scarcity and hence have to make choice। बट असलियत ये है कि हर एक जो है, हर एक इंसान जो है वो फेस करता है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी और हमें चॉइस करनी पड़ती है कि हमें कौन सी जगह पे अपने रिसोर्सेज को स्पेंड करना है। वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एट ऑल लेवल्स, इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटी लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, हर एक लेवल पे हमें स्कार्सिटी को फेस करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स एक साइंस है। किस तरीके से? According to Robbins, economics is a science. It provides the systematic knowledge with regard to human efforts in solving economic problems arising out of the scarce means and unlimited wants। उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है क्योंकि ये सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड करती है कि इंसान या ह्यूमन कैसे एफर्ट्स मारते हैं अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि खड़ी, ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि खड़ी हुई हैं किस वजह से? स्कार्स मीन्स एंड अनलिमिटेड बॉन्ड्स की वजह से। जो भी प्रॉब्लम्स खड़ी हैं उसको सिस्टमेटिकली किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये इकोनॉमिक्स बताती है, इसलिए इकोनॉमिक्स एक साइंस है। इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द बैकड्रॉप ऑफ स्कार्सिटी। इकोनॉमिक्स का ओवरऑल मतलब यही है कि स्कार्सिटी के टाइम पे चॉइसेस करना कि कहाँ कहाँ पे हमें खर्च करने हैं अपने रिसोर्सेज और कहाँ कहाँ पे नहीं। इकोनॉमिक्स फॉर्मुलेट्स वेरियस इकोनॉमिक लॉज विच हेल्प इन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक्स के थ्रू हम कई लॉज को फॉर्मुलेट करते हैं जिससे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। फिर आ जाता है मेरिट्स। अब ये जो डेफिनेशन है रॉबिन्स की डेफिनेशन, इसकी खासियत क्या है, इसकी मेरिट्स क्या है, इसके फायदे क्या हैं और क्रिटिसिज्म क्या है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी मगर जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज जनरली एंड वाइडली एक्सेप्टेड by economists in view of its superiority over the earlier definitions in the following way। इनकी डेफिनेशन काफी मानी गई और जो प्रीवियस डेफिनेशन थी उनसे काफी ऊपर मानी जाती है क्योंकि इनके कई मेरिट्स हैं। कौन कौन से? नंबर 1, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इससे पहले वाली डेफिनेशन में तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात ही नहीं कहेगी, एक्सप्लेनेशन करना तो दूर की बात। ठीक है। रॉबिन्स डेफिनेशन Robbins' definition very clearly brings out the root cause of economic problem, which forms the foundation of economics as a social science। उन्होंने काफी ज्यादा कॉज बता दिया था, रूट कॉज बता दिया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है वो यही है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेज एंड स्केयर्स हैं ऊपर से रिसोर्सेज के डिफरेंट यूजेस हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स डेफिनेशन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ मींस इन रिलेशन टू देयर डिमांड। मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है और जो सप्लाई है वो है कम। तो उन्होंने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। इससे पहले जो डेफिनेशंस आई उन्होंने ये लॉजिकल डिस्कशंस नहीं की। नेक्स्ट, यूनिवर्सल नेचर। द स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स emphasizes the universal nature of subject in the sense that scarcity of means in relation to ends is a universal problem। जो उन्होंने ये जो डेफिनेशन दी थी स्कार्सिटी डेफिनेशन, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। यूनिवर्सल मतलब हर जगह पे है, कहीं भी चले जाओ किसी भी चीज की सप्लाई जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, चाहे रिच कंट्रीज हैं या पुअर कंट्रीज हैं। रिच एज वेल एज पुअर, ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न इकोनॉमीज फेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो उनके पास जो है रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, डिमांड जो है, जो वांट्स हैं अनलिमिटेड है, उनको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस करनी पड़ती है कि कहाँ पे रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए और कहाँ पे नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम है स्कार्सिटी की ये यूनिवर्सल नेचर की है। ह्यूमन साइंस,
रॉबिन्स पॉइंटेड आउट दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, ह्यूमन साइंस। वो कहते थे इकोनॉमिक्स एक ह्यूमन साइंस है एंड नॉट मेयरली अ सोशल साइंस। जैसा कि वेलफेयर डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जो मार्शल है उन्होंने कहा है कि जो इकोनॉमिक्स है ये एक सोशल साइंस है। मतलब सोशल साइंस वो साइंस होती है जो कि वो इंसानों पे अप्लाई होती है जो समाज में रहते हैं। तो वो इंसान, वो इंडिविजुअल जो सोसाइटी में रहता है, उसकी एक्टिविटीज को हम स्टडी करें, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम स्टडी करें, इकोनॉमिक्स उससे डील करती है, ऐसा मार्शल ने कहा था। मगर इन्होंने कहा है कि सोशल साइंस नहीं है बल्कि ह्यूमन साइंस है। ठीक है। This is because the problem of choice and resources allocation is faced by individual irrespective of whether he is a member of an organized community or is living in isolation। तो उनका ये मानना था चाहे हम आइसोलेशन में रहें, कहीं पहाड़ों में जाके रहें या जंगलों में रहें, चाहे हम सोसाइटी में रहें, इकोनॉमिक्स एक ह्यूमन साइंस है। ये इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई होगी ही होगी, इररिस्पेक्टिव कि वो कहीं भी रहता है, सोसाइटी में रहता है या नहीं रहता। Next, wider view of economic activity. According to Robbins, economics studies all economic activities. Economics में सारी economic activities आ जाती हैं, whether they relate to production of tangible commodities or intangible, जिनको services कहा गया है, provided they involve scarcity of means in relation to unlimited wants। उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो स्कोप है वो काफी वाइडर है। उसमें गुड्स के साथ साथ, मटेरियल गुड्स के साथ साथ नॉन मटेरियल गुड्स या इंटेंजिबल गुड्स भी आ जाते हैं। बट एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, चाहे वो गुड्स है या सर्विसेज है, कि उनकी जो सप्लाई है वो कम होनी चाहिए और डिमांड जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, स्कार्स होने चाहिए नेचर में, और उनके डिफरेंट यूजेस होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है पॉजिटिव साइंस। रॉबिन्स emphasizes that economics is a positive science। उन्होंने इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस लिया था। Economics is a systematic body of knowledge which provides the framework within which one can analyze economic problems faced by the society। उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स हमें एक फ्रेमवर्क जो है, एक ढांचा प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी सोसाइटी में होती हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स जो रॉबिन्स के व्यू हैं, रॉबिन्स डेफिनेशन imparts economics the nature of positive science because it regards economics to be neutral between ends। वो मानते थे कि जो इकोनॉमिक्स है वो न्यूट्रल है बिटवीन एंड्स। मतलब इकोनॉमिक्स सिर्फ एनालाइज करती है कि क्या था, क्या है, और ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा। इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है इनके हिसाब से। ठीक है। वो ये कहते हैं इकोनॉमिक्स हमें सजेशंस नहीं देती, बस वो एनालाइज करती है क्या था, क्या है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की जो मेन फोकस है वो सिर्फ पॉजिटिव साइंस के तौर तरीके से है, ये मानना था इनका। According to Robbins, economics does not tell the individuals as to what ends should be achieved and what ends should be achieved, मैंने दोबारा लिख दिया, and what ends should be sacrificed। तो उनका ये मानना था कि इकोनॉमिक्स किस चीज से डील करती है कि क्या था, क्या है, और ऐसे ही चलता रहा क्या होगा। व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, सजेशंस वगैरह देना, उससे इकोनॉमिक्स डील नहीं करती। इकोनॉमिक्स एनलाइटन्स द इंडिविजुअल्स enabling them to make rational decisions, but the decisions have to be made by individuals themselves। वो कहता था इकोनॉमिक्स लोगों को जागरूक करती है, ताकि जगाती है, ताकि वो रैशनल डिसीजंस ले सके, मगर इकोनॉमिक्स क्या डिसीजन लेना है ये नहीं बताती, डिसीजन इंसान को खुद ही लेने पड़ते हैं। समझ की बात। अब क्या इस थ्योरी की कुछ क्रिटिसिज्म होंगी? बिल्कुल होंगी। डिस्पाइट द सुपीरियोरिटी ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन, इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। इसको भी क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि टाइम टू टाइम हमारे पास नई नई सिचुएशंस अराइज होती हैं और नए नए तौर तरीके आते हैं। आपको पता है सोसाइटी डायनेमिक है, इस तरीके से नई नई जो है हमारे आगे डेफिनेशंस आती रहती हैं। तो इसको कैसे क्रिटिसाइज किया गया? फर्स्ट पॉइंट, नैरो व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। Robbins' definition has been criticized on the ground that it regards economics as a positive science, but making it neutral between ends. Many contemporary economists believe that they, as economists, are required to tell what is good or bad about certain choices। ये कहते थे कि इकोनॉमिक्स सिर्फ एक पॉजिटिव साइंस है, वो हमें सिर्फ बताती है क्या था, क्या है, और ऐसे ही चलता रहा क्या होगा, वो सजेस्ट नहीं करती। बट जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है सजेस्टिव नेचर भी है। वो इकोनॉमिस्ट का ये ड्यूटी है कि ये बताए क्या क्या चीजें सही हैं, क्या क्या चीजें गलत है। अब जैसे मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू या फिजिकल पॉलिसी के थ्रू क्या करना चाहिए गवर्नमेंट्स को, सजेशंस भी तो देती है ना इकोनॉमिक्स। ठीक है। There is general agreement among the economists at present that economics is not only a positive science but also a normative science। ठीक है।
पॉजिटिव साइंस इज कंसर्न्ड विद व्हाट वाज, पॉजिटिव साइंस किससे डील करती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज क्या है, एंड व्हाट वुड बी क्या होगा अगर ऐसे ही चलता रहा। वेयर एज नॉर्मेटिव साइंस इज कंसर्न्ड विद व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी। तो नॉर्मेटिव साइंस किससे डील करती है, क्या होना चाहिए। तो हमें इकोनॉमिक्स ये भी तो बताती है ना कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो काम खराब हो जाएगा, हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम ये चीजों को सही कर सकें। Thus, critics consider the scarcity definition as narrow and restrictive in nature. इसलिए जो बुराई करने वाले हैं वो कहते हैं कि भाई ये तो सिर्फ पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस का तो इसने डिस्कस ही नहीं किया। As economists have to advise policy matters, economics cannot remain न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट है उनकी ड्यूटी क्या है, पॉलिसी मैटर्स में एडवाइसेस देना, सजेशंस देना, इसलिए इकोनॉमिक्स न्यूट्रल नहीं रहती टुवर्ड्स द एंड्स। सेकेंड पॉइंट आ जाता है रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है उसको भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया था। अ सीरियस ऑब्जेक्शन against the Robbins definition is that it has restricted the subject matter of economics by restricting it to the theory of resource allocation. उन्होंने कहा सिर्फ resource allocation, that is theory of production and factor pricing, कि सिर्फ जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, हम इन रिसोर्सेज से ये मटेरियल बनाएंगे तो ये नहीं बनेंगे, दूसरे बनाएंगे तो पहले नहीं बनेंगे, तो सिर्फ रिसोर्स एलोकेट करके प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करने की कोशिश की। रॉबिन्स डेफिनेशन इज इनएडिक्वेट because it does not take account of many other important economic problems which are also the part of subject matter of economics these days. जैसे for example, it does not focus on important economic issues like economic instability. इकोनॉमी में जो इंस्टेबिलिटीज आती हैं, इन्होंने कहा बस स्कार्सिटी है, हर एक चीज की कमी है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, इंस्टेबिलिटी की तो बात की नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की, इनकम डिटर्मिनेशन जो इकोनॉमिक्स में काफी इंपॉर्टेंट है उसकी बात नहीं की, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगी उसकी बात नहीं की, सिर्फ एक छोटे से एस्पेक्ट की बात कर दी और सब्जेक्ट मैटर को काफी कम कर दिया इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट आ जाता है स्टैटिक डेफिनेशन। द ग्रेटेस्ट डिफेक्ट in Robbins' definition, as pointed out by critics, is that it is static in nature. वो जो पूरी की पूरी डेफिनेशन थी वो स्टैटिक थी। स्टैटिक मतलब जो उसके कंटेंट्स थे वो गिवन टाइम की स्टडी करते हैं, ठीक है, डायनेमिक नेचर के नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स, रॉबिन्स हैज टेकन अ स्टैटिक व्यू ऑफ स्कार्सिटी प्रॉब्लम. Robbins' definition does not take into account the possibility of increase in resources over time. उन्होंने ये तो कहा ही नहीं था कि over the period of time resources बढ़ते रहेंगे। With economic growth, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर एफिशिएंसी इंक्रीज, जैसे जैसे देश तरक्की करते हैं, मुल्क तरक्की करते हैं, वैसे वैसे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और रिसोर्सेज भी बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली कंसर्न विद द प्रेजेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो विद द फ्यूचर प्रॉब्लम्स। जो अभी की प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे डील नहीं करता, बल्कि इकोनॉमिक्स में हम आने वाले टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होंगी उसकी भी स्टडी करते हैं। रॉबिन्स डेफिनेशन इज रिगार्डेड एज स्टैटिक as it takes into consideration the presently available means only. सिर्फ वो अभी की बात करता है कि अभी के रिसोर्सेज इतने होंगे, आने वाले टाइम पे क्या होगा उसकी स्टडी नहीं करता, इसलिए स्टैटिक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, इसकी भी क्रिटिसिज्म की हुई है। रॉबिन्स हैज ट्रीटेड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ओनली, बट आर्ट तो मानना ही नहीं, बल्कि इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है, इकोनॉमिक्स एक हुनर भी है, कला भी है, जिसके थ्रू जो है जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके डे टू डे लाइफ में जो इंडिविजुअल प्लस जो पूरे के पूरा इकोनॉमी है उसकी वेलफेयर कर सकते हैं। बट इन फैक्ट इकोनॉमिक्स इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। Scarcity definition of economics has reduced economics into a pure science, a science that is concerned with formulation of economic laws only. उन्होंने कहा था सिर्फ साइंस से रिलेटेड है और वो भी साइंस जो लॉज बनाती है। बट economists these days believe that economics is also concerned with the solution of economic problems. तो सिर्फ लॉज नहीं बनाएंगे, जो प्रॉब्लम्स खड़ी होगी हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करना है उसकी स्टडी भी इकोनॉमिक्स करती है। तो इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली अ साइंस, इट इज ऑल्सो एन आर्ट। इकोनॉमिक्स जो है सिर्फ साइंस नहीं है, इकोनॉमिक्स आज के टाइम पे एक आर्ट भी है। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मे नॉट ऑलवेज अराइज फ्रॉम स्कार्सिटी। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है इस डेफिनेशन का मानना है सिर्फ स्कार्सिटी की वजह से ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, ऐसा नहीं है, प्लेंटी की वजह से भी हो सकती हैं। सम क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डज नॉट ऑलवेज अराइज फ्रॉम स्कार्सिटी as suggested by Robbins. It can sometimes arise from abundance as well. अगर कुछ ज्यादा ही सप्लाई होगी उसकी वजह से भी हो जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि मार्केट में कुछ ज्यादा ही सप्लाई होगी तो प्राइसेस तो क्रैश कर जाएंगे ना। For example, during the Great Depression of 1930s, it was not the scarcity but the abundance of goods, मतलब ओवर प्रोडक्शन हो गई थी, which
created an economic problem in various capitalist countries of the world. तो abundance की प्रॉब्लम, scarcity की प्रॉब्लम भी जरूरी नहीं है कि यही सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, abundance की प्रॉब्लम को भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।